तो फिर वो क्या करेगा, उसको 9 मंथ्स में ले जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ 9 मंथ्स में लेके जाएगा कि वो रीजंस इन राइटिंग में देगा कि मैं 9 महीनों पे क्यों जाऊँ। ठीक है, 60 दिन पे जाने के लिए कोई मसला नहीं, तो लॉ कर रहा है। 120 दिन पे जाने के लिए भी ठीक है, कर लेगा, लेकिन जब वो 9 महीनों तक एक्सटेंड करेगा इन्वेस्टिगेशन को तो लिख के देगा कि भाई ये वजह थी, ये मसला था कि हम जब भी उसके घर जाते थे तो घर मिल नहीं रहा था, 8 महीनों तक वो मिला ही नहीं हमें घर। हाँ, ऐसे ही था। ठीक है जी, ये जो थे, ये इसमें कोई पॉइंट ना समझ आया, कोशिश तो मैंने की है जितनी आसानी से समझा सकूं। लगी समझ सारी? अभी तक तो लग ही गई है, लग जाएगी इंशाल्लाह। इसीलिए कहते हैं ना कि उसी टाइम पे जाके उसे रिवाइज किया गया। आज आपने जो पढ़ा है, आज जो आपने पढ़ा है ना, देखें हमारे माइंड में ना 2 चीजें अच्छा रही होती हैं, चीजें तो कैसे बहुत अच्छा रही होती हैं जो मेमोरी होती है ना उसकी 2 रहती है, एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर रैम रोम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक कुछ देर के लिए चीज टेम्परेरी मेमोरी में जाती है, वहां से फिर वो परमानेंट में जाती है, ये एक रूल है। ठीक है, माइंड क्या ना जो थोड़ा बहुत मैंने इसको पढ़ा था या कहीं पे सुना हुआ है, इसी तरह ना ये कंप्यूटर्स के अंदर भी रैम रोम का एक कॉन्सेप्ट अभी मैं भूल गया हूँ, एक वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है और फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए। बहरहाल बात बताने का मकसद ये है कि जो भी चीज आप कैच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सबसे पहले आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जाती है। नाउ द थिंग इज दिस, हमारा काम ये होता है कि वी नीड टू टेक इट टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म ले जाने का तरीका क्या है कि उसको आप एट द स्पॉट उस टाइम पे या विद इन सम टाइम उसको 1 दफा 2-3 दफा चीज को रिवाइज करें। जब वो आपकी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है ना, देन यू डोंट नीड टू रिवाइज इट ऑन रेगुलर बेसिस, यू कैन एक्सटेंड योर रिवीजन ड्यूरेशन। फिर आप हफ्ते बाद भी करें, 10 दिनों के बाद भी करें, 15 दिन के बाद भी करें, वो वहां पे ही स्टिक रहती है। तो ये एक रूल है। तो आप जो पढ़ते हैं, इसलिए कहता हूं मैं कि घर जाके इसको 1 दफा जरूर पढ़ा करें या 2 दफा पढ़ा करें, तो ये चीज आपकी पक्की है। बचपन में कहते थे पक्की करो, लोग बैठ के पक्की हो जाती है चीज। आप भी कहते हैं ठीक है, नहीं, कुछ चीजों को आपने रिटेन रखना है, लॉन्ग टर्म रिटेन रखने का मकसद है। और कभी ये ट्राई भी करिएगा कि अक्सर बंदे को क्या होता है, नाम भूलते हैं लोगों के। जब आप नए पर्सन से आप मिलते हैं तो आपको नाम उनके भूल जाते हैं, तो कभी कोशिश करें कि उनका नाम उनके मिलने के 1 या 2 घंटे के अंदर दोबारा से सोचें। सही है, तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म पे चला, टेस्टिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका वो लॉन्ग टर्म पे चला जाता है। तो बहरहाल ये एक तरीका है अपने आप को करने का, मेमोरी को रिटेन रखने का। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बना छोड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। तो अभी आपको हमारी मेमोरी का अंदाजा हो जाएगा। ओए पहली बात तो फेल तो एक अलग बात है। पहली बात तो ये बताएं, इतनों ने पेपर क्यों नहीं दिया है? सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, बाकियों ने क्यों नहीं दिया? हाँ जी, चलो ठहरे, 9 बजे के बाद पूछूंगा, नहीं तो 15 मिनट मेरे इधर ही लग जाने हैं। आप लोगों को कल मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, वो क्वेश्चन निकाल लें। अच्छा, इसी तरह एक और जगह मैंने पढ़ा था कि
बल्कि इसके ऊपर तो वीडियोस वगैरह भी कई चली थी कि एक आपके माइंड के अंदर एक नेचुरली एक केमिकल होता है जिसे आप डोपामीन कहते हैं, ठीक है। और वो जो माइंड का जो वो केमिकल है डोपामीन, वो रिलीज होता है नॉर्मली जब वो कहते हैं ना कि लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी हैबिट के, तो वो उनको जब वो हैबिट करते टाइम एक सुकून सा मिलता है। ख़ास तौर पे जो नशावर लोगों की बात कर रहे थे कि उस टाइम पे जो एक सुकून सा मिलता है उनको अपनी माइंड के अंदर, तो वो केमिकल रिलीज होता है। कहते हैं द सेम थिंग इज रिलीज्ड व्हेन वी यूज मोबाइल ऑन एन एक्सेसिव मूड, ठीक है। तो वो एक एडिक्शन इसलिए कहते हैं कि वो एडिक्शन एक बनती रहती है, आप बैठे यूज करते रहते हैं, यू फील रिलैक्स, तो वो एक केमिकल एक माइंड के अंदर निकलता है जो फिर आपको उस लेवल पे पहुंचा देता है। तो इसलिए कहते हैं इसका भी यूजेज बच्चों में भी कम करना चाहिए और खुद भी कम करना चाहिए। इसके लिए डोपामिन नहीं रिलीज हो सकता जो मैं पढ़ाने लगा हूं इसके लिए वो वापस चला जाएगा समाज एसोसिएट इज रजिस्टर्ड। अच्छा, आप लोगों का जी अगस्त 2016 का टैक्स पीरियड है जिसके ऊपर आपने इसको बनाना है, सेल टैक्स की रिटर्न बनानी है। समाज एसोसिएट इज रजिस्टर्ड, भाई फोकस करें आप बस। समाज एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज इन द बिजनेस of the manufacturing, trading and export of electronic, chemical and other consumer goods। सेल टैक्स का पेपर हो न्यूमेरिकल हो या फिर आपका इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल हो, पहली 3-4 लाइनों में का पढ़ने का मकसद ये है कि ये पता चले कि जिस पर्सन की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो करता क्या है, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड नीचे एक्सपेंडिचर्स लिखे होते हैं। तो ये उसने बताया कि ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, केमिकल्स की और अदर कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। सप्लाईज है रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड को और पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्ट्स। टाइम क्योंकि इतना नहीं कि मैं एक एक चीज़ को लिखाऊं, मैं आपसे एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसको आपने एक तरह से खुद अटेम्प्ट करना है, कुछ करवा दूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा। सप्लाईज है रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को और पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर्स। अच्छा, पहले पे भी 18, अनरजिस्टर्ड जो है वो भी 18। ये जो पॉइंट है कि एक्सपोर्टर को रजिस्ट्रेशन वो सप्लाईज की है, ये क्या है, ये जीरो रेटेड है, क्या आएगा ये? एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होता है, लेकिन ये हमने सप्लाई रजिस्टर्ड को की है, तो ये जो है एक्सपोर्टर को सप्लाई की है, ये जीरो रेटेड नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज, हाँ जो नॉर्मल रेट है वही है, तो इसमें कंफ्यूजन ही क्रिएट करनी। रॉ मटेरियल खरीदा है आपने रजिस्टर्ड पर्सन से, फिनिश गुड खरीदा है अनरजिस्टर्ड से, पैकिंग मटेरियल खरीदा है रजिस्टर्ड से, लोकल मशीनरी खरीदी है अनरजिस्टर्ड से और इंपोर्ट्स की है फिनिश गुड्स के ऊपर। इसके अंदर जो आपको इनपुट टैक्स अभी जो देख के पता चल रहा है, जो फिनिश गुड अनरजिस्टर्ड से खरीदा है इसमें इनपुट अलाउ नहीं होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है। मशीनरी आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदी है तो इस पे इनपुट अलाउ नहीं होगा। तो वर्किंग वन में जो हम इनपुट निकालते हैं वो इन दो आइटम्स के ऊपर नहीं निकलेगा, बाकियों पे निकलेगा। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स मटेरियल वर्थ ₹1,50,000 विच वाज यूज्ड फॉर द पैकिंग इलेक्ट्रिक मोटर। वो कह रहा है जो ऊपर उसने बात की है ना पैकिंग मटेरियल रजिस्टर्ड पर्सन की 5,10,000 की, इसमें 1.5 लाख का मटेरियल ऐसा है जो अभी भी उसके पास पड़ा है और स्टॉक में पड़ा है और इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे? इनपुट टैक्स लॉ नहीं करेंगे। बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से ये क्लास में मैंने आज कराने का सोचा बेसिकली। ये मैं पता ये भी आप लोगों को पता नहीं होना। अच्छा देखिए, सीधी सी बात है, अभी तक हमने जितना बड़ा टैक्स सेल टैक्स कहीं पे मैंने आपसे जिक्र किया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो CGS आती है उसमें इनपुट क्लेम करना नहीं।
हम किस पे इनपुट क्लेम करते हैं? परचेजेस पे, बस सिंपल। बेशक वो स्टॉक में पड़ी है भाई, ये कहाँ पड़ा है? वो हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हो, ठीक है, वो क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर हमने उस चीज को पढ़ा है, लेकिन जो आपका इनपुट क्लेम होगा दैट विल बी ऑन परचेजेस, ठीक है। आउटपुट आपका सेल्स पे है। देखें, आपने सेल की, बेशक सेल की आपने 80 यूनिट की, 80 यूनिट की, तो परचेज हो सकता है आपने 100 यूनिट कर लिए हो, परचेज हो सकता है आपने 100 यूनिट कर लिए हो, तो इसमें से 80 बेच दिए, 20 आपके स्टॉक में पड़े हैं। 80 बेच दिए, 20 आपके स्टॉक में पड़े, लेकिन जो मैंने इनपुट लेना है वो किस पे लेना है? परचेज के ऊपर। तो ये कंफ्यूज नहीं करना इस बात से कि यार सेल कम की हो रही है और परचेजेस ज्यादा पे ले रहा हूं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें सेल टैक्स के न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल सिंपल रखनी है चीजें। इनपुट हमेशा क्लेम होगा परचेजेस के ऊपर, इनपुट हमेशा क्लेम होगा परचेजेस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो उसने कहा है कि 150 या 1.5 लाख से आपका स्टॉक अभी भी अनयूज्ड पड़ा है और ऊपर वो 510 की फिगर में आ रहा है, तो इसको हम रहने देंगे यहाँ पे, यहाँ से निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमारा इनपुट होगा परचेजेस में, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर कोई बात ऐसी डिस्कस हुई है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता दूं, हो सकता है कि वो डिफरेंट है। हाँ, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, सप्लायर की परचेज के साथ तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि इनपुट क्लेम होगा परचेज के ऊपर, ठीक है। तो इसने जो बात लिखी है ना कि 510 के अंदर 150 शामिल है, तो ठीक है भाई, शामिल रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम जब भी ये 510 की फिगर लिखेंगे, हम लिखेंगे इंक्लूडिंग अनसोल्ड स्टॉक। आगे बढ़े। ऑन 31 अगस्त दीज मोटर्स वर स्टिल पार्ट्स ऑफ अनसोल्ड हो गया। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स परचेजेस ऑफ 80,000 ऑफ हाइड्रोलिक एसिड फ्रॉम JB Trader. The supplier has not yet deposited the amount of sales tax collected from SA in government treasury. ये जो रॉ मटेरियल परचेज किया रजिस्टर से, ये बात कर रहा है ऊपर 9,30,000 की, वो कह रहा है इसके अंदर 80,000 की परचेज वो शामिल है जिसका इनपुट जो है वो अभी भी उस बंदे ने जिससे हमने खरीदी थी गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराया। तो इस 80,000 का इनपुट रिवर्स कर देंगे। मिसाल के तौर पे ऊपर हमने 930 लिया था ना, 930 का 18% लिया है यहाँ पे, नीचे हम क्या करेंगे 80 का 18% इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। लगी बात समझ? 930 का 18 ले लिया ऊपर, नीचे 80 का 18% इनपुट में लेस कर देंगे वर्किंग वन में। आगे चले, ठीक है, रहने दो। सेल टैक्स, थैंक यू, सेल टैक्स ऑफ रुपीज 70,000 हो गया ना ऊपर वाले पॉइंट। हाँ, सेल टैक्स ऑफ रुपीज 70,000, 45,000 और 68,000 वाज पेड इन कैश ऑन इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड टेलीफोन बिल्स। कैश में पेमेंट नहीं कर सकता सवाई यूटिलिटी के, ठीक है। तो यूटिलिटी के ऊपर जो उसने सेल टैक्स कैश में पे किया है वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो 65 जमा 45 जमा 68 ये वर्किंग वन में इनपुट में हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो आएगा, ये अगर मेरी वर्किंग वन थी तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 65 जमा 45 जमा 78 ये यहाँ पे आ जाएगा, है 68, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है, सब साथ है, साथ है सारे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ऐसे परचेज्ड
हाई क्वालिटी केबल्स एंड वायर वर्थ ₹2,50,000 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ये क्या करेंगे? 2.5 लाख की उसने रजिस्टर्ड सप्लायर से वायर्स खरीदी हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी है, ये देखें जरा। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू अगस्त आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव टेबल। इससे पहले जितने सवाल किए थे उसमें वो कहता था कि जो ऊपर टेबल दिया है उसमें ये मजीद एडजस्टमेंट है। इस सवाल में उसने क्या कहा कि भाई नीचे मैं जो लिख रहा हूं ये ऊपर वाले टेबल से इसका ताल्लुक ही नहीं है। सही है, ऊपर वाले टेबल से कहता है इसका ताल्लुक ही नहीं। तो इस वजह से अब इसने 2.5 लाख की रजिस्टर्ड सप्लायर से वायर्स खरीदी हैं। क्या ये वायर्स उसने दीवार में लगाने के लिए ली है? नहीं पता, नहीं लिखा तो इट मीन्स के नहीं ली है। इसका काम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट करना। तो यहां से पता चला कि ये वायर्स उसने खरीदी होंगी आगे बेचने के लिए। तो अगर तो उसने दीवारों में लगाने के लिए ली होती तो उसमें इनपुट अलाउ नहीं होता, लेकिन रीसेल के लिए लिए तो इनपुट अलाउ हो जाएगा। तो वर्किंग 1 के अंदर में ये 250 का 18% ये यहां पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, आगे चलें। 3 cartons of sulfuric acid were supplied to registered distributor at a price of 1,10,000 per carton. The distributor normally supply to retailers at a price of ₹1,35,000 per carton. हाँ जी, क्या करेंगे? बेसिकली इसने पता क्या किया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर ये रिटेल प्राइस उसने आगे बताई है। ठीक है, जो 1,35,000 है वो क्या है? हमारी रिटेल प्राइस है। लेकिन 3 cartons of sulfuric acid were supplied to registered person at a price of 110 per carton. The distributor normally supplied to the retail. तो ये कोई थर्ड शेड्यूल की आइटम तो नहीं लग रहे मुझे। सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड शेड्यूल में तो नहीं आता। तो बस ठीक है, 110 मल्टीप्लाई बाय 3 करें जरा, 330। इसको सप्लायर्स में ऐड कर देंगे। 135 को ये वैसे इसे लिखना चाहिए था, ये थर्ड। अच्छा, इसमें बेसिकली ना जो रिटेल प्राइस है वो लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसने नॉर्मली ये होता है वो बता देता है कि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है। यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है। यहाँ पे उसने ये बताया कि ये रिटेल प्राइस पे सेल होगी। आगे जो सेल हो रही है वो किस पे हो रही है? रिटेल प्राइस पे हो रही है। तो फिर इस वजह से हम इसको रिटेल प्राइस पे ही लेंगे। उसने जो ये लिखा है ना, डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली सप्लाई टू रिटेलर एट ए प्राइस ऑफ 1.35 है। क्या हुआ? सॉरी, उसने फिर 110 को 3 पे किया हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही कर, सही कह रहे हैं। इसको 110 पे 3 पे ले लें, सिंपल। मुझे है ये रिटेल थर्ड शेड्यूल आइटम, मैंने पहली सेंस में मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज कर रहा था कि शायद रिटेल प्राइस पे रिटेलर को दिया उस पे आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड शेड्यूल आइटम वैसे है नहीं, तो बस 110 पे 3 पे ले ले, सिंपल। अगर ये थर्ड शेड्यूल आइटम होता तो इसे 135 पे लेते, ये 110 पे ले लें आप 3 पे।
5 electric kettles worth rupees 75,000 were purchased for use in the offices of factory manager and first line supervisor of the production workers. इलेक्ट्रिक केटल्स उसने 75,000 की खरीदी है ऑफिस के इस्तेमाल के लिए और अपने सुपरवाइजर्स और प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आपका जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही हो, तो इस 75,000 के ऊपर भी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये 75,000 की जो मेरी केटल्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स 75, इस पर कुछ भी नहीं करना, कोई टैक्स नहीं आएगा। तो ये कोई ऐसी आइटम नहीं है जो टैक्सेबल प्रोडक्ट्स को बनाने के इस्तेमाल में आई। 5 अगस्त 2016 में ऐसे रिसीव्ड एडवांस ऑफ रुपीज 6 लाख अगेंस्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल शेवर टू बारी इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स इन सितंबर 2016। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये वर्किंग नंबर 3 में मुझे बताएं, इसका कुछ करेंगे? उसको एडवांस मिला है 5 अगस्त 2016 को, नहीं करेंगे, लेकिन डिलीवरी कब देनी है? सितंबर को। तो ये अगस्त की रिटर्न में इसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो बारी से जो हमें एडवांस आया है 6 लाख का, इसको फाइनल में नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, 25 अगस्त 2016 को डिस्काउंट कूपन्स इशू किए हैं 4,50,000 के टू इट्स कस्टमर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी ग्रैंड एनुअल सेल्स एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2016। तो अब ये डिस्काउंट कूपन्स देना कोई टैक्सेबल एक्टिविटी तो नहीं है, ना ही ये टैक्सेबल सप्लाई है, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो आपने जो डिस्काउंट्स दिए हैं 450 के, ये फाइनल वर्किंग में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ना टैक्सेबल एक्टिविटी है ना ये टैक्सेबल सप्लाई है। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। 10 फरवरी 2016 में ऐसे परचेज लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ रुपीज 3 लाख फ्रॉम मुगल केमिकल्स। A registered supply on credit on 15 अगस्त 2016 ऐसे paid the amount of to MC by way of cross check drawn on ऐसे बैंक अकाउंट। ये अगर आपको याद हो कि उसने उधार में परचेज किया था 10 फरवरी 2016 को। अब जब उसने उधार में परचेज की है तो हमें कब तक इसकी पेमेंट कर देनी चाहिए थी? 180 डेज। तो 180 डेज कब पूरे हो रहे हैं? फरवरी है तो मार्च, अप्रैल, मई, आपका फरवरी पहले आएगा ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखें कब तक पूरे हो रहे हैं। मार्च आपका 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, 30 जून, 31 जुलाई और 31 अगस्त। ऐसे ही होगा ना। फरवरी के 18, 28। तो देखें आपने 10 को परचेज किया ना, अगले 180 डेज में, तो 180 डेज आपके कहाँ में पूरे हो रहे हैं? अगस्त के। यार इसे काउंट कर लेना, सिंपल काउंट कर ले। जुलाई तक कितने बन रहे हैं? जुलाई तक कितने बन रहे हैं? यहाँ तक जुलाई तक कितने बन रहे हैं? 163 बनने तो नहीं चाहिए। 171 बन रहे हैं। तो 171 बन रहे हैं तो ऑब्वियसली 180 9 दिन इसके आ जाएंगे। तो 180, तो उसने पेमेंट कब की है? 15। तो वो तो लैप्स कर गया ना। तो पेमेंट उसने की है 180 दिनों के बाद, 15 अगस्त को की है 180 दिनों के बाद। तो इसके ऊपर जो उसने इनपुट क्लेम किया होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो उसने 3 लाख की परचेज थी, यहां पे क्या खरीदा था उसने? लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो 3 लाख के ऊपर 18% जो है वो यहां पे डिसअलाउ हो जाएगा, नेगेटिव में फिगर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पहले क्लेम कर चुका है, तो अगस्त के अंदर नेगेटिव में फिगर आ जाएगी।
In 2016 April, SA inadvertently charged sale tax of rupees 58,000 instead of 85,000 on the supply of chemicals to one of its registered customers. 58,000 चार्ज कर लिया, चार्ज कितना करना था? 85,000. So far, SA has not obtained permission from the Commissioner Inland Revenue for revision of return. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सप्लायर्स के अंदर हम कवर करेंगे. देखिए उसका सेल टैक्स बनता कितना था? 85,000 का, और उसने सेल टैक्स चार्ज कितना किया? कितने से कम चार्ज किया? 27,000 से सेल टैक्स कम चार्ज किया. इसका क्या मतलब है कि इतनी सेल, ऐसी सेल जिस पे 27,000 का सेल टैक्स बनता था, वो उसने बुक ही नहीं की, उसने कम चार्ज किया है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इतनी सेल जिस पे 27,000 का सेल टैक्स बनता था, वो उसने बुक ही नहीं की. तो ये सेल टैक्स था 18, इसे डिवाइड कर दें 0.18, कितना बन गया? 0.18 से डिवाइड कर दें 150. तो 150 की सप्लाई उसने बुक नहीं की, तो ये 150 वर्किंग 3 में आ जाएगा. लगी समझ? उसने कहीं पे ये नहीं लिखा कि जनाब सेल टैक्स की वर्किंग कहीं पे गलत हुई है. बनता 85 था, चार्ज 58 किया. इसका मतलब ये है कि सेल टैक्स कम चार्ज हुआ है, यानी कि सेल कम बुक हुई है. तो जो सेल कम बुक हुई है वो निकाल के इसमें वर्किंग 3 में डाल दें. सही है? In July 2016, unadjusted input tax in excess of 90% of the output tax amounted to rupees 10,000. ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स पिछले महीने का, वो 10,000 का है. तो ये आपको पता है कि जो फेस हम बनाते हैं उसके अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड में 10,000 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे एक्चुअल, और फिर 90% ऑफ आउटपुट विच एवर इज लोअर, इनमें से उठा. तो ये फेस के ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड 10,000 से आ जाएगा. तो बेसिकली ये क्वेश्चन अच्छा था. इसके अंदर एक तो परचेज वाला पॉइंट अच्छा था, फिर ये सेल वाला पॉइंट अच्छा था इसके अंदर. ठीक है, सप्लायर्स वाला पॉइंट, और ये दो इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आनी थी नेगेटिव की. ठीक है, और एक एडजस्टमेंट जो इसके अंदर कंफ्यूजिंग थी वो रिटेल प्राइस वाली, जिसमें मैं भी आपको ये कह रहा था कि रिटेल प्राइस थर्ड शेड्यूल आइटम होगी तो वो रिटेल प्राइस पे जाएगी बस. ठीक है, तो इस वजह से